नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और उसी के प्रयास में हम आज एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं। नसों की समस्याएं जो आमतौर पर हर घर में देखी जाती है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें नसों की समस्याएं रहती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो नसों की समस्याएं से ही रिलेटेड है। तो पहले हम एक वीडियो देखते हैं और हम वीडियो के बाद इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपने कहाँ के रहने वाले हैं? श्यामनगर। कहाँ पड़ता है श्यामनगर? धनवंती नगर, श्यामनगर। अच्छा, जबलपुर में ही है जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 45। तो क्या तकलीफ हो रही थी आपको? कमर में प्रॉब्लम बन गया था। 2 जने उठाते, जब कहीं उठा बना तो 2 जनों। अच्छा, और चल नहीं पा रहे थे सीधे? बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। और बाद में मान लो महीना 2 महीने दवाई खाए तो मान लो लठिया से चलने लगे थे। अच्छा, शुरू में लठिया से चलने लगे और अब बिना लठिया के भी चल लेते हैं? बगैर लठिया की चलने लगे। अच्छा जी। और काफी आराम हो गया है आपको? थोड़ी तकलीफ पैर में दर्द बनता है, थोड़ा बनता है, लेकिन अब बिना सहारे के भी चल लेते हैं? बगैर सहारे के चल जाते हैं। ठीक है, चल के बताइएगा थोड़ा। यहाँ से ऐसे सामने आइएगा, आ जाइए, पीछे मुड़ के चले जाइए। तो आपने जैसे वीडियो में देखा कि पेशेंट्स में 2-3 महीने में ही इतना फास्ट रिकवरी हुई कि पेशेंट्स बिना ऑपरेशन के भी चलने फिरने लगा। तो हम इस नसों की समस्याओं को नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है जो एजिंग से रिलेटेड है, जिसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी जो नसें हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, और इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो नसें जो है हमारी, चाहे रीढ़ की नस हो या हाथ पैरों की नसें हैं, उसमें दबाव आ जाता है कभी कभी, और दबाव आने की वजह से जब दबाव हटा दिया जाता है तो वो ऑपरेशन कहलाता है, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को लाभ मिल जाता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में साइटिका सर्जरी वगैरह के बारे में या ओल्ड एज में की होल सर्जरी के बारे में बताया था, जिसमें पेशेंट्स में नस में काफ़ी दबाव था, और जब हमने दबाव हटाया तो पेशेंट्स फिर से बेहतरीन जिंदगी जीने लगा। तीसरा एक कैटेगरी होती है जिसमें ऑपरेशन की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं होती है। उसमें सिर्फ इतना रहता है कि डायग्नोसिस बनानी पड़ती है और सही समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना रहता है। वो तीसरी कैटेगरी की जो नसों में जो प्रॉब्लम होती है वो एक तो मेटाबॉलिक, जैसे कि आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड की समस्या के कारण। अन्य कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे कि हमारे जो शरीर में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विटामिन की आवश्यकता होती है, तो उसमें से एक विटामिन बोलते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जिसको हम कोबालेमिन भी बोलते हैं, जो कोबाल्ट जो हमारी धातु होती है उसके से बना होता है। तो इसकी भी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता है। अब क्या आवश्यकता है तो ये जान लीजिए कि पहला, ये जो विटामिन B12 है वो हमारे शरीर में खून के निर्माण में मदद करता है, और यदि इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी थकना, चलने में सांस भरा आना, हाथ पैरों में सूजन आ जाना, ये समस्याएं उसमें हो सकती हैं। भूख न लगना, चेहरे और शरीर की रंगत चली जाना, सफ़ेद सफ़ेद लगना, ये समस्याएं आती। दूसरा जो कैटेगरी है जिसमें जो दूसरा कार्य है विटामिन B12 का, वो हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन और हमारी स्पाइनल कार्ड और हमारे हाथ और पैरों की जो नसें हैं वो सब मिला के एक तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो उसकी जो हेल्थ के लिए है, उसमें जो माइलिन शीथ होती है उसकी निर्माण के लिए विटामिन B12 की बहुत आवश्यकता होती है। यदि विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो वो जो है माइलिन शीथ का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा। जो उससे संबंधित जो कोएंजाइम है, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन जिसको बोलते हैं, तो मिथाइल कोबालामिन की कमी से क्या है कि हमारे शरीर में जो एक होमोसिस्टीन करके पदार्थ बनता है, अमीनो एसिड होता है, जिसको वो मेथियोनिन में कन्वर्ट करता है, और मेथियोनिन में कन्वर्ट करता है तो मेथियोनिन आगे चल के जो हमारे शरीर के जो सेल हैं उसके अंदर जो DNA होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें जो बहुत सारी प्रोटीन हैं, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड हैं,
फास्फोलिपिड्स हैं उसके निर्माण में करता है। तो मतलब कुल मिला के ये हमारे तंत्रिका तंत्र को हेल्दी करने के लिए जिम्मेदार रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, होमोसिस्टीन को शरीर से हटाता भी है। और यदि मान लीजिए होमोसिस्टीन को शरीर से ना हटा पाए, मान लीजिए विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो क्या होगा, होमोसिस्टीन शरीर से हटेगा नहीं, तो ये होमोसिस्टीन की मात्रा अप होने लगेगी। अब होमोसिस्टीन के क्या डिसएडवांटेज हैं? देखिए, होमोसिस्टीन जो है हमारे शरीर की खून की धमनियों, चाहे वो वीनस सिस्टम हो चाहे आर्टीरियल सिस्टम हो, उसमें थक्का जमाने लगता है। तो समय के पहले ही लोगों को स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आंखों का जो विजन है वो भी कम करने लगता है। कई लोगों को समय के पहले ही कैटरैक्ट है और मायोपिया है और जो रीनल आर्टरी ऑक्लूजन है जिसके कारण विजन लॉस होने लगता है, ये ऑप्टिक एट्रोफी है। ये सब चीजें, आंखों की भी समस्याएं होमोसिस्टीन के कारण होती है। तीसरा जो है, होमोसिस्टीन हड्डियों को भी कमजोर करता है। क्या होता है कि ये हड्डियों में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है और जो हड्डियों का निर्माण, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, उसको कम करने लगता है और जो बोन सेल हैं उनको जल्दी डेड होने लगती हैं। तो इस तरह से देखिए, यदि विटामिन B12 की कमी होगी तो होमोसिस्टीन के कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। दूसरा ये होता है कि विटामिन B12 की कमी से एक एडिनोसिल कोबालामीन करके कोई एंजाइम होता है, वो भी कम होने लगता है। तो वो क्या करता है कि जो हमारे शरीर में मेथिल मेलोनिन कोएंजाइम होता है उसको सक्सिनिल कोएंजाइम में बदलता है। अब यदि मान लो ये नहीं होगा एडिनोसिल कोबालामीन, तो हमारे शरीर में मेथिल मेलोनिल कोएंजाइम, जिसको हम MMA भी बोलते हैं, इकट्ठा होने लगेगा। तो ये क्या करता है कि ये एबनॉर्मल फैटी एसिड्स बनाता है और जो हमारे न्यूरोनल लिपिड्स हैं उसके अंदर जाके प्रवेश कर जाता है और उनको डैमेज करने लगता है। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सीरम में, मतलब ब्लड में जब हम टेस्ट कराते हैं तो विटामिन B12 की मात्रा नॉर्मल भी मिल सकती है, लेकिन टिश्यू में विटामिन B12 की कमी के कारण ये जो MMA है ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और इस MMA क्या करता है कि ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करना लगता है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ पेशेंट बहुत मैनिया हो जाता है, बहुत इररिलेवेंट टॉक करने लगते हैं, और कई लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसे भी हम कॉमन मुहावरा यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि सठिया गए। तो हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ये सारी समस्याएं आ रही हों, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। तो इस तरह से विटामिन B12 का हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है। तो होता क्या है कि जो विटामिन B12 है वो हमको सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। एनिमल में जैसे कि जो लोग मीट खाते हैं उनको 5 से 6 माइक्रोग्राम का जो पर डे उसमें मिल जाता है। अब यदि कोई एग्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो एक बड़ा एग जो है लगभग 0.6 माइक्रोग्राम सप्लाई कर देता है। दूसरा, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी बड़ी समस्या है, उनके लिए सिर्फ मिल्क बचता है जिसमें से विटामिन B12 ले सकते हैं। तो विटामिन B12 में ऐसा रिकमेंडेशन है कि लगभग यदि प्रतिदिन हम 400 ml यदि दूध पीते हैं, लगभग 2 कप समझ लीजिए, तो हमारी जो विटामिन B12 की कमी है उससे दूर हो सकती है। ये प्रतिदिन की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जैसे लगभग 2.5 माइक्रोग्राम। अब देखिए कि हमारे शरीर में जो इसका स्टोरेज है वो लगभग 2000 से 5000 माइक्रोग्राम तक का स्टोरेज रहता है, जो कि लगभग यदि हम डेफिशिएंसी होने लगे तो 3 से 5 साल तक ये जो है सफिशिएंट रहता है। उसके बाद सिम्टम आना चालू हो जाते हैं। अब ये होता है कि आमतौर पर हम बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियों में अच्छे विटामिन रहते हैं, लेकिन ये विटामिन B12 जो है किसी भी प्रकार के वेजिटेबल्स, किसी भी प्रकार के प्लांट ओरिजिन वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो रिस्क पॉपुलेशन है वो एक तो जो वेजिटेरियन है, दूसरा ऐसे लोग भी जो मिल्क बिल्कुल नहीं होते, और कई बार किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के कारण दूध पीने में पेट दुखने लगता है, तो वो लोग नहीं ले पाते हैं। तो वो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के और आगे चल के इस प्रॉब्लम आने के। तो ऐसे हम आगाह करना चाहते हैं कि लगभग जो वेजिटेरियन हैं उनको मिल्क लेना चाहिए, और मिल्क यदि ना पी पाएँ तो मिल्क के अन्य जो हैं जैसे बटर मिल्क है और पनीर है
योगर्ट है, तो ये सब ले सकते हैं और उससे विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सकता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क पॉपुलेशन है, वो है शाकाहारी महिलाएं जो कि ब्रेस्ट फीड करती हैं। अब खुद शाकाहारी हैं, खुद उनमें डाइट में उनके विटामिन B12 नहीं है और बच्चे को उनको जो दूध जा रहा है उसमें भी विटामिन B12 नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो B12 जो है चूँकि ग्रोथ के लिए चाहिए, एक तो ब्लड का भी निर्माण करता है और जो पूरा तंत्रिका तंत्र है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट है, आगे बच्चा होशियार बनेगा, ये सब चीज़ों के लिए भी विटामिन B12 चाहिए। तो ये बहुत रिस्क पॉपुलेशन कहलाती है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए कि उसमें ये कमी ना होने पाए। और जैसा कि हमने बताया कि ओल्ड एज में ये रिकमेंडेशन है कि लगभग 60 ईयर्स या 70 ईयर्स के बाद के सभी ओल्ड एज जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें विटामिन B12 की टैबलेट्स रिकमेंड करना चाहिए और उससे जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, उससे बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज की चर्चा में विटामिन B12 के से संबंधित होने वाली बीमारी के बारे में डिस्कस किया और हम जनमानस को आगाह करते हैं कि विटामिन B12 जो है एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, जैसा कि बताया आपको। जो वेजिटेरियन है वो खासतौर से रिस्क रहते हैं तो उसमें मिल्क पीना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है विटामिन B12 की कमी से जनमानस को बचा सकते हैं और इससे होने वाली समस्याओं को से भी बचा सकते हैं।